तो चलिए आज सेकेंड यूनिट का टॉपिक है हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बिजनेस बिजनेस क्या होता है भैया आपका? देखो, हम एक ह्यूमन होता है, वह हर बहुत सारी एक्टिविटी करता है हर अपने दिन में, ठीक है। कभी कुछ काम करता है, कभी कुछ काम करता है, ठीक है। तो हमारा कुछ एक्टिविटीज क्या होती है हमारी अर्निंग मनी, ठीक है, मनी अर्न करने के लिए की जाती है, और कुछ हमारी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। तो बिजनेस में यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज करता है उसको टू टाइप की एक्टिविटीज में डिवाइड किया है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको आप नॉन इकोनॉमिक भी बोल सकते हैं, अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बोल सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें व्यक्ति क्या है, पैसे कमाने के लिए काम करता है, ठीक है। जैसे हम जॉब पे जाते हैं तो वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। उसके बाद आता है दूसरी अन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए जो हम करते हैं, ठीक है, आत्मा की संतुष्टि के लिए जो काम करते हैं, जैसे मंदिर में जाना, समाज में क्या है अपना कुछ योगदान देना, ठीक है, ये सारी चीजें तो ये आती हैं अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है। तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसमें तीन चीजें शामिल होती हैं, आपका बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है आपका, यहाँ पर बात करेंगे हम बिजनेस की। तो बिजनेस वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सेल्स जितनी भी होती हैं हमारी, उनको जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी, गुड्स एंड सेल के बेचकर या खरीद कर उनसे हम मनी अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, आपका बिजनेस के अंतर्गत आता है ना। ऑल द एक्टिविटी, तो यहाँ पर आती है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, ऑल द एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विस मे बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटीज। तो वे सारी एक्टिविटी जो प्रोडक्शन से लेकर वस्तु और सर्विसेज जो भी हैं उनकी सेल से लेकर क्लासिफिकेशन से लेकर ये सारी एक्टिविटीज आपकी किसके अंदर होती है, बिजनेस के अंदर होती है। तो यहाँ पर आप बिजनेस की डेफिनेशन लिखोगे कि बिजनेस वह इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वे सारी एक्टिविटीज जिसके अंदर शामिल होती है जो प्रोडक्शन से लेकर वस्तु की सेल तक जरूरी होती है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। मीनिंग क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। उसके बाद आता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ये भी आप क्या है, या तो 11th की जो है उसमें से पढ़ लेना, 11th की बुक नहीं है तो आपकी फर्स्ट ईयर की बीकॉम फर्स्ट ईयर या जो भी ग्रेजुएशन आपने किया उसकी फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। एक तो बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, क्या क्या विशेषताएं हैं। एक्सचेंज ऑफ सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज, आप क्या करते हो, गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, ये काम आप इसके अंदर करते हो। दूसरा आप क्या करते हो भाई, प्रॉफिट मोटिव, आपका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप बिजनेस शुरू किया है तो आपका मेन उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। उसके बाद क्या है, रेगुलरिटी इन डीलिंग, डेली आप क्या करते हो, डील करते हो अपने कस्टमर्स को। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क भी इसमें शामिल होता है, ठीक है भाई। हो सकता है किसी कारण आपका क्या हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क भी इसके अंदर शामिल होता है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ जी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि धन कमाने के उद्देश्य से की जा रही है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, उपयोगिता का इसमें काम किया गया। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी अपनी एफर्ट लगाता है, ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ यूजफुल चीजें वो क्रिएट कर रहा है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, तो ये इसकी विशेषताएं है। कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तभी वह नेक्स्ट टाइम हमारे पास सामान खरीदने के लिए आएगा। और बिजनेस का मेन काम ही क्या है, प्रोडक्शन से लेकर वस्तु की सेल तक, ठीक है। तो ये थी आपकी इसकी फीचर्स, ठीक है। क्या है, वस्तु का और सेवाओं का एक्सचेंज होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क इसमें शामिल होता है, रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग होती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद आता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्रकृति। नेचर, बिजनेस क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, समाज के अंदर रहकर हम बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इससे के जरिए हम पैसे कमा रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक सिस्टम है, ठीक है। बिजनेस इज ए सिस्टम, अ सिस्टम इज ए होल unity which is made of various sub unit of business activity. All business unit of the country is combination make a wide business system. बिजनेस क्या है, एक सिस्टम है जिसमें आप सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल इन्वायरमेंट सारा इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है।
इकोनॉमिक सिस्टम कंट्री के जितने भी फंक्शन है हमारे समाज से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, पॉलिटिकल, कल्चर, इन्वायरमेंट, इन सब का इफेक्ट हमारे बिजनेस सिस्टम के ऊपर पड़ता है। सोशल का इफेक्ट कैसे पड़ता है? हमारा बिजनेस समाज के अंदर है, अगर मान लो हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो समाज के हित में नहीं है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। इकोनॉमी, हम जो भी यहाँ पर पैसे की जो डीलिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे हमारा इकोनॉमिक लेवल पर इफेक्ट पड़ता है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, वो सारा पॉलिटिक्स के द्वारा ही बनाई जाती हैं, ठीक है, हमारे शासन के द्वारा ही बनाई जाती हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है, हम ऐसी वस्तुएं जो किसी के कल्चर को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होगी। तो बिजनेस क्या है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है जिस पर हमारा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चर तीनों का, उसके ऊपर, चारों का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर किसी बिजनेस को सेट होना है अच्छे से तो उसको इन सब चीजों को ध्यान में रखकर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बिजनेस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। बिजनेस साइंस और आर्ट दोनों है। साइंस कैसे है? क्योंकि इसमें कुछ सिस्टमैटिक रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। और आर्ट कैसे है? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल काम होता है। आर्ट में क्या है, आप जो आपने थ्योरेटिकल में जो पढ़ा है वो सारी चीजें क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल में उन सारी चीजों को करके देख रहे हैं। तो बिजनेस को इसने आर्ट और साइंस दोनों माना है, ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। बिजनेस का कंसेप्ट हो गया क्लियर? यस मैम। मैम। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका मैनेजमेंट। बस इतना ही दे रखा है इसमें बिजनेस का। तो बिजनेस का मीनिंग आपको करना है, बिजनेस की नेचर आपको करनी है और इसकी फीचर्स आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग what you want to get done and the seeing that they do it the best and cheapest way। मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, ये जानने कि आप क्या चाहते हो और जो आप चाहते हो उसको किस तरीके से आप अच्छे और चीपेस्ट वे में उस चीज को कंप्लीट कर लो, ये क्या है आपका मैनेजमेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? सच ए मीडियम थ्रू विच ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर सोल्व। मैनेजमेंट एक माध्यम है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उन सबको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? एक ओल्ड कंसेप्ट है हमारा, हिस्टोरिकल। इट डेट बैक टू टाइम विच मैन स्टार्टेड अ foundation of corporation social life। the early man learned about the only through corporation and coordination। पहले क्या था, ओल्ड कंसेप्ट ये था कि आप क्या, एक व्यक्ति भी अपने उसको संभाल लेता था, लेकिन अगर आज प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो एक व्यक्ति अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकता। अगर आप छोटी सी किराने की दुकान में देखते हो ना, तो उसको भी एक व्यक्ति नहीं चला रहा, उसने भी अपना कोई असिस्टेंट रख रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि आज हम पुराने वाली सिचुएशंस को फॉलो नहीं कर सकते कि एक ही व्यक्ति सारी चीजों को मैनेज कर लेगा। आज हमें यहाँ पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है और मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से, तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और जो करना चाहते हैं उसको किस तरीके से हम बिल्कुल कम पैसे में उस काम को कर सके, ये हमारा मैनेजमेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर ने ये दी है आपकी, अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। तो FW टेलर की कर लेना, इन्हीं की इजी है। उसके बाद दी है कुछ सम रिलेटेड ऑफ, कुछ ट्रस्ट भी दिए गए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और मैनेजमेंट में आपको क्या, कोऑर्डिनेशन और किसकी जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत पड़ती है और कोऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जब हम चीजों को एक सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं, और इसमें यहाँ पर मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन दिए गए हैं जिसमें आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन सारी चीजों को लेकर आप अपने काम को क्या करते हो, एक स्मूथ वे में करते हो। मैनेजमेंट में सबसे पहला काम बताया है प्लानिंग। आप अपने आप खुद, मैनेजमेंट क्या है, हम हर जगह यूज कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में भी मैनेजमेंट को यूज कर रहे हो, आप बाहर भी मैनेजमेंट को यूज कर रहे हो। अब आप लगा लो, आप अपने ऊपर एक एग्जाम्पल सेट करो। सबसे पहले प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग करते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, यह मैनेजमेंट के अंदर देखा जाता है कि
कैसे क्या करना। प्लानिंग जस्ट पेपर वर्क होता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। आपने प्लान किया कि भाई मुझे तो एक ना स्कूल खोलना है, ठीक है, स्कूल खोलना है या कोई कंपनी खोलनी है। उसके बाद आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग कर ली। उसके बाद आप करोगे ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर भी तैयार करोगे, कहाँ पे आप स्कूल खोलोगे, कहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे, उसके लिए आपको बिल्डिंग भी चाहिए है, आपको मशीनें भी चाहिए हैं, सारी चीज़ों का सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टाफिंग। अब सेटअप सारा कर लिया, लोगों की भी जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, तो स्टाफिंग, लोगों को भर्ती करोगे। उसके बाद क्या करोगे आप, डायरेक्टिंग का मतलब लोगों को भर्ती तो कर लिया, अब उनको भर्ती कर से ही काम थोड़ी ना चल जाएगा, आपको उनको बताना भी पड़ेगा कि भाई आपको ये काम ऐसे करना है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका डायरेक्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि एक्चुअल में आपने जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया था उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो कहाँ पर कमी रह गई है, उस चीज को कंट्रोल करना और फिर से उस काम को अच्छे से करना। तो आप अपनी लाइफ में देखो मैनेजमेंट कैसे करोगे। आपने सबसे पहले प्लानिंग की कि भाई मुझे क्या करना है। अब यहाँ पर आपको स्टाफिंग तो आपको नहीं करनी, ठीक है, आपने जस्ट प्लानिंग की कि भाई मुझे अपनी बीएड में अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है, सोच लिया आपने कि भाई मुझे बीएड करनी है या कोई और कोर्स करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद बीएड की सोच लिया आपने, प्लानिंग कर ली। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, आप सेटअप करोगे कि भाई मुझे कहाँ से करनी चाहिए। उसके लिए आप सर्च करोगे कि भाई मैं एमडी से करूँ, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से करूँ, किससे करूँ, ठीक है, ये आपने कर लिया यहाँ पे। फिर आपने एडमिशन भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद बात आती है स्टाफिंग की। अब यहाँ पर स्टाफिंग, आपको तो कोई और स्टाफ नहीं रखना, आपको तो खुद ही पढ़ना है, आप ही स्टाफ हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको स्टाफ यहाँ पे खुद ही हो, आपको खुद ही काम करना है, ठीक है। तो आपने एडमिशन ले लिया, स्टाफिंग में होता है लोगों की भर्ती करना, अब आपको खुद ही पढ़ना है, तो आपको अपने कंसेप्ट खुद ही पढ़ने, अपनी बुक खुद ही पढ़नी है। उसके बाद डायरेक्टिंग में क्या है, टीचर आपको डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है कि बेटा आपको ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये यूनिट वाइज आपको पढ़ाता है और आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग में क्या है, आपने स्टैंडर्ड रखा था, मान लो आपके बीच में फर्स्ट टर्म के पेपर होते हैं, आपने सोचा था कि भाई मेरे ना 80% नंबर आने चाहिए, आपके 80% नहीं आए, आपके आए 70%, तो आप क्या देखोगे कि मेरी कमी कहाँ पर रह गई। कंट्रोलिंग में आप क्या देखते हो, एक्चुअल में जो रिजल्ट आया है वो और जो आपने स्टैंडर्ड जो निर्धारित किए थे उनके बीच में कितना कंपैरिजन आ रहा है, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे देखते हो कि मैंने 80% सोचा था, मेरे 70% आए, तो वो 10% कहाँ पे कटे। तो आप क्या करोगे कि फाइनल टर्म में मुझे 80% ही लेने हैं, तो जो बीच का गैप है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ये कंट्रोलिंग में होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर ये आप 5 काम करते हो जिनके जरिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उनको अचीव कर सको, ठीक है। तो ये बताया गया है आपका इसमें मैनेजमेंट के अंदर। और मैनेजमेंट को और क्या क्या बताया गया है, मैनेजमेंट एक एक्ट है, एक कला है। उसके बाद मैनेजमेंट गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने की एक कला है। गेटिंग थिंग डन विद रिमूविंग ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ वर्क, काम में आने वाली बाधाओं को हटाता है। हाँ जी, अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट के तरीके से अपना काम किया है, मान लीजिए आपने बिल्कुल ये है कि कल मुझे कॉलेज जाना है, तो आपने आज शाम को ही अपने कपड़े निकाल के रख दिए, अपना बैग निकाल के रख दिया, सब कुछ, तो आपको सुबह भागते भागते सब कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा। ये भी क्या है, एक मैनेजमेंट है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का इसमें इतना ही दे रखा है। मेरी जो बुक है, आपकी बुक में क्या दे रखा है ये मुझे नहीं पता, समझ में आया। मेरी बुक में तो मैम मैनेजमेंट का टॉपिक ही नहीं दिया है। क्या बोल रहे हो राम। मैम मेरी बुक में मैनेजमेंट का टॉपिक ही नहीं दिया। अच्छा, आपकी बुक में टॉपिक ही नहीं है मैनेजमेंट का। यस जूली मैम, आपसी अभी में भी की नहीं, बुक है ये। आपकी में भी नहीं होगा, फिर किसी की बुक में नहीं सारा होगा टॉपिक तो। नो मैम, नहीं है, नहीं कोई है। बात नहीं, तो आपके पास जो मैंने हाँ बताई मैम, थी बिजनेस की बुक, उसमें आपकी मैनेजमेंट का भी दे रखा है। आप जैसे पहला चैप्टर पढ़ोगे आप बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, दूसरा जो पढ़ोगे मैनेजमेंट के। अगर +2 की बुक होगी तो +2 की जो बिजनेस स्टडी है उसमें पहला चैप्टर ही आपका मैनेजमेंट का है। मैम सिलेबस में मैनेजमेंट अलग से तो है ना, बिजनेस मैनेजमेंट है। हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट है। ठीक है मैम, ठीक है। देखो सिलेबस में है आपका
अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉमर्स, आपको ना इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये लिख रखा है आपका। किसके बारे में? बुक कीपिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आपकी अकाउंटेंसी क्या है, इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आपकी बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, या बिजनेस मैनेजमेंट इकट्ठा दे रखा है, वो क्या है, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ई कॉमर्स क्या होता है और एम कॉमर्स क्या होता है, इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ये बोल रखा है आपको यहाँ पे। ठीक है, जस्ट इनकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। और ये आप अब तक पढ़ते भी आए हो, मेरे ख्याल में तो तुम्हें पता भी होगा। अकाउंट भी पढ़ते आए हो आप, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ के आए हो आप। ठीक है, ई कॉमर्स, तो अब ई कॉमर्स बताइए क्या होता है। भाई ऑनलाइन तुम जो भी शॉपिंग करते हो, वेबसाइट पे सेलिंग जाते हो, तो वो क्या कहलाता है आपका? ई कॉमर्स मैम, यस मैम। ई कॉमर्स कहलाता है। हाँ जी, तो ई कॉमर्स का टॉपिक दे रखा है आपका यहाँ पे। ई कॉमर्स क्या होता है भाई? आप कोई भी वे ट्रांजैक्शन जो भी आप सारी ऑनलाइन करते हो, ई कॉमर्स इज ए ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन। ठीक है, आप कुछ भी चीज खरीदते हो, बेचते हो ऑनलाइन, तो वो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और सी फॉर कॉमर्स। ड्रो द टेक्नोलॉजी को दिखाता है, सच एज ए मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंचार्ज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन सिस्टम। ये सारी चीजें क्या है आपका? ई कॉमर्स के जरिए दिखाता है। जो मॉडर्न टाइम है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का टाइम आ गया है। वर्ल्ड वाइड वेब फॉर द लास्ट वन पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल, although it may also other the technology such as email। अब क्या है, हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी में अगर मान लीजिए जैसे हम ईमेल भी सेंड करते हैं, ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल है और तो ये सारी चीजें इसमें चल रही है। तो ई कॉमर्स का एक जस्ट छोटी सी मीनिंग आपको याद कर लेना है कि जितनी भी ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग हम जो करते हैं वो हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, ई कॉमर्स का टॉपिक भी आपके उसमें दे रखा है कंप्लीट। और जो टॉपिक नहीं है ना बेटा तुम्हारे और सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, तो उनको मान लो बुक भी नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, सारा चीज निकल के आ जाएगी। और वैसे भी चलो बुक तो है ही तुम्हारे पास ना, ठीक है मैम। वो तो एनसीईआरटी की ऐप है, एनसीईआरटी के ऐप पे मैंने बता दिया ये कहाँ पे मिलेगा। ई कॉमर्स भी आपका 11th क्लास में है, बिजनेस स्टडी में। ठीक है एम मैम, कॉमर्स ढूंढ इसी रही में है। अब इसमें देखो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है, रिटेल सेल होती है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर के पास आती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रोवाइड और पार्टिसिपेटिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेस मिल जाता है, विच प्रोसेस थर्ड पार्टी बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेल। ठीक है, थर्ड पार्टी बिजनेस भी यहाँ पे शुरू हो सकता है। कंज्यूमर हमने क्या प्रोड्यूसर से लिया, उसमें लिया और ऑनलाइन बेच दिया, जैसे अब ये मीशो पे करते हैं। बिजनेस टू बाय, इसमें क्या है? बिजनेस टू बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग होती है। बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है। मार्केटिंग टू प्रोस्पेक्टिव एंड एस्टेब्लिश कस्टमर बाय ईमेल और फैक्स, फॉर एग्जांपल विद न्यूज़लेटर। उसके बाद है एंगेजिंग इन रिटेल फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑनलाइन फाइनेंशियल एक्सचेंज फॉर करेंसी एक्सचेंज और ट्रेडिंग पर्पस। तो ये सारी चीजें ई कॉमर्स के तहत होती हैं आपकी। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा है? यस मैम, ये सब चीजें तो पहले से पढ़ रखी हैं वैसे। हाँ ये पढ़ रखे, बस इसमें और ज्यादा नहीं दे रखा है, ई कॉमर्स का यही एक पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है। ये जो जिसके ऊपर ये क्या नाम है, ये सैमुअल जामन, ये बेटा आप इसी से कॉमर्स के ही हो? Yes, ma'am. आप तो आज ही आए हो ना मेरी क्लास में? This is the first time. ओके, चलिए उसके बाद आता है आपका एम कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या होता है भाई? जिसको आप मोबाइल कॉमर्स बोलते हो। ठीक है, ई कॉमर्स में क्या था? आप कंप्यूटर से कर रहे थे, लैपटॉप से भी कर रहे थे, यानी कि कंप्यूटर से जो आपने किया तो
उसको आप साथ में नहीं लेके जा सकते। एम कॉमर्स में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें सारा काम आप क्या कर रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो। इसको आप इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हो, बस जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है और कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर, एम कॉमर्स के अंदर। इसमें भी वही ऑनलाइन क्या हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रही है, लेकिन मेन यूज किसका हो रहा है यहाँ पर, मोबाइल का हो रहा है। ठीक है, जिसको आप इजीली, मान लो आप कहीं ट्रेन में बैठे हो, कंप्यूटर को तो आप ट्रेन में नहीं लेके जा सकते, ठीक है, लैपटॉप को आप लेके जा सकते हो, मोबाइल को आप लेके जा सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल को क्या है, आप हर जगह लेके जा सकते हो, इसलिए इसने मोबाइल कॉमर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये क्या है, इसमें भी जस्ट वही ऑनलाइन आपकी बाइंग सेलिंग होती है, कवर वाइल्ड डिस्टेंस, कंज्यूमर डील करते हो, सेविंग, इजी टू यूज बताया गया है। इसमें क्या है, बस इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि आप एक तो स्मार्टफोन इसमें यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी और वे में आप क्या है इजीली वो नहीं कर पा रहे। स्मार्ट वे में क्या है, स्मार्टफोन लिमिटेशन दे रखी है इसमें, एक हैबिटेट हो जाते हो, हैबिचुअल हो जाते हो। जैसे मान लो आप ऑनलाइन शॉपिंग में घुस गए तो उसी में घुसे रहते हो, अब ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले। रिस्क फैक्टर हो गया, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन किया है, ना किसी से मिले, ना कोई कस्टमर से बातचीत हुई, तो कनेक्टिविटी भी नहीं हो पाती है। बस और कुछ नहीं दे रखा इसमें। एम कॉमर्स का भी एक छोटा सा पॉइंट बना दिया, छोटा सा पैराग्राफ। हाँ बोल बेटे। मैं लैपटॉप से जो भी सेलिंग या परचेजिंग होती है वो एम कॉमर्स में आएगा या ई कॉमर्स में आएगा? क्या, लैपटॉप का यूज करके जो हम मतलब कॉमर्स करते हैं, मतलब सेलिंग या परचेजिंग करते हैं, तो वो एम कॉमर्स में आएगा या ई कॉमर्स में आएगा? अरे भाई कोई दूसरा बोलो, मुझे इसकी पूरी समझ में नहीं आ रही, बस मुझे ये तो समझ में आ रही है, एम कॉमर्स में आएगा, ई कॉमर्स में आएगा। जॉब्स का जो यूज करेंगे हम सेल परचेज, ये ई कॉमर्स में आएगा या फिर एम कॉमर्स में? हेलो, नेट से जो परचेज सेल करेंगे, लैपटॉप से, लैपटॉप भी भाई देखो मेरे हिसाब से तो एम कॉमर्स में आना चाहिए, क्योंकि इसको भी तो हम लेके जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने एम कॉमर्स में सिर्फ मोबाइल उसको बताया है, जो बुक में लिखा है उन्होंने सिर्फ मोबाइल को बताया है कि मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स का मीनिंग इसने उन्होंने मोबाइल कॉमर्स लिखा है। तो मैम लैपटॉप उसमें आएगा, ई कॉमर्स में? ई कॉमर्स में आएगा वो। ओके मैम। मैम इसमें लिखा है लैपटॉप, टैब, ये सब यूज करेंगे तो ई कॉमर्स में जाएगा, और सिर्फ जो आसानी से मोबाइल से हम यूज करते हैं वो एम कॉमर्स में जाएगा, और उसके बाकी पॉइंट्स तो सेम ही है मैम। नहीं, सारा ही सेम है, बस एक एम का उसमें ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोल दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक में जितने गैजेट्स आप यूज कर सकते हैं वो सब आ गए, और एम कॉमर्स में जस्ट मोबाइल कॉमर्स बोला इसने और कुछ नहीं बोला, बाकी सारे पॉइंट सेम है। इलेक्ट्रॉनिक में आपके आपका कंप्यूटर भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया, आपका मोबाइल फोन भी आ गया, कोई और भी हो तो वो भी उसमें आ गया, ठीक है, आपके ईमेल वगैरह भी उसी के अंदर आ गए। और एम कॉमर्स में ओनली जस्ट मोबाइल कॉमर्स इसने बोला। राम कुछ क्लियर हुआ बेटे? यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो ये एम कॉमर्स का भी इसने कुछ ज्यादा डिफाइन नहीं किया, जस्ट मीनिंग और एक छोटा सा पैराग्राफ बना रखा है। उसके बाद आती है आपकी, तो ये टॉपिक क्लियर है आपको, फिर मैं आगे चलूं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी का मीनिंग यहाँ पे देना है, बिजनेस मैनेजमेंट का, ई कॉमर्स क्या होती है और एम कॉमर्स, ये इसमें ध्यान रखना। ई कॉमर्स एम कॉमर्स में से एक क्वेश्चन 4 नंबर में पक्का मिलेगा। मैम ये पीवाईक्यू में आया है क्वेश्चन। निक्की यहाँ पे ना मेरे को आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही, आप लोग क्या बोल रहे हो? मैम वो कह रही कि लास्ट ईयर इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ तो इसमें तो आता है बेटा, इसमें या ई कॉमर्स एम कॉमर्स में से कोई सा भी पूछ लें आपसे, तो इनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए और 4 नंबर के अकॉर्डिंग आप इसको बना सको। उसके बाद आता है आपका पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। ये मैंने आपको
इकोनॉमिक्स का करवाया, तब करवाया था ना पेडागोजिकल एनालिसिस, यस मैम। भूल गए? यस मैम। एक मिनट, थोड़ा सा रिवाइज करवा। पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक कैश बुक। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैश बुक के बारे में बताना है, उसका मीनिंग, एडवांटेजेस, जो जो चीजें दे रखी हैं, या जैसे आप स्पेसिमेन बनाते हो वो वाली चीजें यहाँ पे लिखनी है। तो कैश बुक क्या होती है? वो बुक जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन देते हैं, जो भी हमने कैश में रिसीव किया है या कैश में जो भी चीजें हमने पे की हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? आपकी रिकॉर्डिंग कैश बुक कहलाती है। यानी कि कैश में चाहे हमने कोई चीज खरीदी, हमें कोई भी कैश रिसीव्ड हुआ है या जो भी पेमेंट की है, उन सब की एंट्री, उन सब की ट्रांजैक्शन किस में होती है? हमारी कैश बुक में होती है। ठीक है, उसके बाद फीचर्स क्या दे रखी हैं? इसका क्या होता है? डबल रोल होता है, ड्यूअल रोल होता है, ओरिजिनल एंट्री होती है बुक में भी और फाइनल एंट्री भी यही होती है। उसके बाद है जितनी भी कैश में ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है इसमें एक कैश बुक ऑल्सो ए लेजर। तो कैश बुक को हम एक लेजर भी मानते हैं, क्योंकि लेजर क्या होती है? हमारी फाइनल एंट्री बुक होती है। ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इज पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट, द अदर एस्पेक्ट, कैश एस्पेक्ट, नीडेड नो पोस्टिंग इन कैश अकाउंट सिंस द कैश बुक इज सब्स्टिट्यूट फॉर कैश अकाउंट, नो कैश अकाउंट इज ओपन्ड इन द लेजर। देखो भाई, कैश बुक जो क्या है अलग से लेजर में नहीं खोली जाती। कैश बुक क्या होती है? आपकी एक अलग एस्पेक्ट है, उसमें जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उन कैश बुक की ट्रांजैक्शंस को लेजर के अंदर क्या किया जाता है? पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, if two identity side left or left hand side डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। कैश बुक में भी क्या है? डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है। ठीक है, आपकी जो कैश बुक है ना, सिंगल एंट्री सिस्टम की भी होती है और डबल एंट्री सिस्टम की भी होती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या चलती है? हमारी डबल एंट्री सिस्टम की चलती है। डबल एंट्री सिस्टम में कि खर्चा जितना हुआ है वो एक साइड लिख लिया, इनकम जितनी हुई है वो एक साइड लिख ले। ठीक है, तो ये है आपकी, जिसमें एक साइड आप डेबिट लिखते हो, खर्चों की साइड आप डेबिट लिखते हो और दूसरी साइड आप क्रेडिट लिखते हो। ठीक है, उसके बाद है ऑल आइटम ऑफ कैश रिसिप्ट, इन सबको रिकॉर्ड करते हो जितनी भी कैश में रिसिप्ट हुई है या जो भी पेमेंट की गई है आपने। उसके बाद दोनों साइड्स का आप टोटल मैच करते हो, बैलेंस वेरीफाई करते हो एक्चुअल कैश से। ठीक है, कैश बुक के अंदर, और ऑलवेज शो बैलेंस, इट ऑलवेज शो बैलेंस, इट कैन नेवर शो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस ये कभी भी शो नहीं करते। उसके बाद इसकी एडवांटेजेस दे रखी हैं। ठीक है, एडवांटेजेस में क्या है भाई? अगर आप डेली का कैश लिखते हो, कहाँ पे क्या एंट्री हुई है, तो आप क्या है, डेली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर इजीली असरटेन, आसानी से असरटेन कर पाओगे। कैश इन हैंड कैन इजीली असरटेन थ्रू कैश बुक बैलेंस एट एनी टाइम। ठीक है, या कोई भी मिस्टेक होती है उसको इजीली आप क्या, अगर आपने डेली का आप वहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डेली की लिख रहे हो, तो आपको क्या मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, एनी कोई भी मनी से रिलेटेड कोई भी वेरिफिकेशन करनी हो आपकी कैश से, आपने अगर नोट डाउन कर रखा है तो आप उसके साथ वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, डेली आप कितना कैश दे रहे हो, कितना आपका डे टू डे में लग रहा है, उसकी भी क्या है, हमें कैश बुक से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर ने, कैश बुक इज एक्चुअली लेजर अकाउंट बट ओवन टू द लार्ज नंबर ऑफ एंट्री मेड देयर इन, इट कैप्ट इन अ सेपरेट बुक कॉल्ड ए कैश बुक। अगर आप देखा जाए तो एक्चुअल में देखा जाए तो कैश बुक क्या एक्चुअल में एक लेजर अकाउंट ही है, बट ओवन द लेजर नंबर ऑफ एंट्रीज, इसमें क्या है, नंबर ऑफ एंट्रीज इसके अंदर होती है वो सेपरेट बुक होती है, जिसको हम कैश बुक बोलते हैं। इट यूज्ड ओनली ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ठीक है, यूज्ड ऑन। अब इसका एक स्पेसिमेन दिया गया है जिसमें आप डेट लिखते हो, डेट लिखी कि इस तारीख ने, पर्टिकुलर लिखा, पर्टिकुलर में जो भी आइटम था आपका, वाउचर नंबर लिखा, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, फिर वही डेबिट साइड भी वही, क्रेडिट साइड भी वही। डेट में जिस तारीख को मान लो पेमेंट हुई है तो पेमेंट की डेट लिखी, हमें रिसीव हुआ है तो वो लिखा, पर्टिकुलर में किस चीज़ से क्या रिसीव हुआ या किस चीज़ की जो पेमेंट हुई वो लिखी। वाउचर नंबर में जो बिल नंबर हमारा होता है वो हम डालते हैं, और लेजर फोलियो में क्या होता है कि ये लेजर फोलियो का कि उस पेज पे आपको ये मिलेगी। फिर अमाउंट, फिर दूसरी साइड भी यही सेम, डेबिट और क्रेडिट, दो चीजें इसमें दे रखी है।
डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में होता है आपका पेज नंबर, लेजर का पेज नंबर जहां पर आप ये एंट्री करोगे ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। अमाउंट में, ठीक है, आपकी अमाउंट लिख दी, ये वाउचर नंबर। बस इतना देर का कैश बुक का। कुछ समझ में आया कैश बुक का? ठीक है मैम। और तुमने जो फोटो खींची है वो क्लियर है या नहीं है? कैश बुक के बारे में अगर नहीं भी मिले तो तुम ऐसा करो ना, एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लो, उसमें सारे टॉपिक हैं ये आपका कैश बुक वाला भी टॉपिक है उसके अंदर, और ऑलमोस्ट सारे 11th के टॉपिक दे रखे हैं आपको। ट्रेड, ट्रेड क्या होता है भाई? कॉमर्स की मेन ब्रांच है ट्रेड, जिसमें हम गुड और सर्विसेज का परचेज और सेल का काम करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो हमारा ट्रेड कहलाता है, व्यापार। ट्रेड, इन ट्रेड गुड एंड सर्विसेज आर परचेज एंड सोल्ड फॉर प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो हम क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को बेचते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ट्रेड कहलाता है। ट्रेड में भी 2 टाइप के बताए इन्होंने, फॉरेन ट्रेड और आपका होम ट्रेड। ठीक है, होम ट्रेड जिसको आप नेशनल ट्रेड भी बोल सकते हो, राष्ट्रीय व्यापार। फॉरेन ट्रेड आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। होम ट्रेड जो हमारे देश के अंदर ही किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा होम ट्रेड कहलाता है। एक होता है लोकल ट्रेड, यानी कि एक स्टेट का एक स्टेट के अंदर ही इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है, एक होता है लोकल, मान लो हरियाणा का है कोई व्यक्ति और वो हरियाणा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेलिंग परचेजेस का काम कर रहा है, ये है हमारा लोकल ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड यानी कि हमने हरियाणा से यूपी के अंदर कर लिया, या हरियाणा से हम पंजाब के साथ सेल ट्रेड का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को लांघकर, इंडिया की बाउंड्री को लांघकर दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में आता है, जिसमें आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रापोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट में आप वस्तुओं को खरीद के लाते हो, एक्सपोर्ट में आप दूसरे देशों में बेचते हो। इंट्रापोर्ट ट्रेड का मतलब होता है एक देश से खरीदा और दूसरे देश को बेच दिया। ठीक है, अपने देश में नहीं ले गए, दूसरे देश में बेच दिया, आप तो बीच में जस्ट कमीशन कमा रहे हो। तो ये था आपका 2 टाइप का ट्रेड बताया। फिर इसने एड्स टू ट्रेड और लग्जरीज, यानी कि ट्रेड में आपकी कौन कौन सी चीजें यूज हो रही है। एक तो होता है ट्रांसपोर्ट, उसके बाद वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एंड एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले बात आती है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की क्यों जरूरत होती है हमें? भाई माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें आप रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रक, वैन, कार, इनका यूज कर सकते हो। रेल ट्रांसपोर्ट में रेल का यूज कर सकते हो, और एयर ट्रांसपोर्ट में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का भी यूज कर सकते हो। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग क्या होते हैं? जहां पर आपका जो भी सामान है, मान लो स्टोर करने के लिए आप जहाँ पे बनाते हो, प्रोडक्शन जहाँ पे करते हो, वहाँ तो सारा सामान नहीं आता, आपको वेयर हाउस के अंदर वो शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, वेयर हाउस क्या है? आपके नजदीक भी हो सकते हैं और कहीं कहीं दूर पर भी हो सकते हैं। अब तो क्या है, सरकार ने हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या वेयर हाउसेस का निर्माण किया है जहाँ पर स्टॉक किया जाता है सामान को। ठीक है, वेयर हाउसेस आपके प्राइवेट भी हो सकते हैं और आपके गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? आपने जो भी सामान है उसका आप इंश्योरेंस करवा देते हो, तो जो आपकी जोखिम की जो बाधा है वो खत्म हो जाती है, जो रिस्क जो बियर करना है आपको वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है बैंक। बैंक हेल्पफुल करता है बिजनेस की डेवलपमेंट में। जो ट्रेड है टाइम टू टाइम पे उनको क्या है, प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी कैपिटल फॉर्मेशंस में। बैंक कलेक्ट करता है डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करता है और उनको जो जितने भी ट्रेडर्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उनको लोन पे दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक भी क्या करता है, जो फाइनेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करता है। स्टॉक या प्रोडक्ट प्रोड्यूस एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, जितने भी आपके मार्केट के अंदर जितने भी आपके शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं उनको सेल और परचेज करते हैं। ये हेल्प करता है कंपनीज को गेटिंग फ्रॉम फंड फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से हमें फंड मिल सके, पैसा मिल सके। इट गिव बूस्ट इन ट्रेड फॉर बेटर प्रोडक्शन, और ताकि हम बेटर तरीके से गुड और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सके। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होता है भाई हमारा? ये होता है हमारा जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं लोगों तक अपने बिजनेस की जानकारी पहुंचाना। ये किसकी सहायता से होता है? आपका एडवर्टीजमेंट की सहायता से होता है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट आपका ऑडियो और विजुअल
दोनों तरीकों से होता है, ठीक है। आप रेडियो पे करवा सकते हो तो वो सिर्फ ऑडिएबल होगा, और अगर आप टीवी पे ऐड निकलवाते हो तो वो जस्ट क्या होगा आपका, दोनों तरीकों से होगा, वो ऑडियो और विजुअल दोनों माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है इसमें ट्रेड के बारे में। टॉपिक पढ़ा है ना हमने ट्रेड के बारे में? यस मैम। बिजनेस वाली बुक में यस मैम। क्या बोल रहे हो राम? 11th की बिजनेस वाली बुक में ये टॉपिक था मैम। उसमें क्यों था? पूरी इंटरनेशनल ट्रेड की बीकॉम फाइनल ईयर में बुक थी। हाँ हाँ मैम, बीकॉम में भी था, मैं जब प्लस फिर? 1 से था ये, मैंने तुम लोग भी ताजा ताजा पढ़ा है बीकॉम। मैंने कब की थी? 2012 में की थी, मुझे आज भी याद है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इंटरनेशनल हाँ ट्रेड हाँ में तो मैम, सारा ही याद ट्रेड तो है, था। मतलब मैं कह रहा हूँ। हाँ, फॉरेक्स वाला था टॉपिक वो, हाँ उसमें था, और ये एज इट इज टॉपिक फॉरेक्स आपका, FDI। एज इट इज टॉपिक आपका 11th में है। यस मैम। बैलेंस शीट, फिर बात आती है भाई बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या होती है? ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है, ठीक है, कि एक बिजनेसमैन को पूरे साल के एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, हमने कितनी कैपिटल लगाई थी, एट प्रेजेंट कितनी कैपिटल हमारे पास है, कितनी लायबिलिटी हमारे सिर पे है, ठीक है। तो उसको दिखाती है हमारी बैलेंस शीट, ठीक है, कि हमारा जो बिजनेस है वो किस में स्टैंड कर रहा है, कितनी फाइनेंशियल पोजीशन उसकी अच्छी है या खराब है। तो बैलेंस शीट क्या है? एक अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है, ठीक है। समरी बनाती है फाइनेंशियल बैलेंस की इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन विद द सोल, चाहे आपका कैसा भी बिजनेस हो, चाहे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का हो, चाहे आपका पार्टनरशिप का हो, चाहे आपकी कंपनी हो, ठीक है, सबको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बैलेंस शीट के जरिए आपको पता लग रहा है, क्योंकि इससे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देखते हो कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, और बैलेंस शीट से हमारी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। इसमें है आपकी टाइप बैलेंस शीट समराइज्ड ऑर्गेनाइज्ड और इंडिविजुअल एसेट्स इक्विटी और लायबिलिटीज स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम दे रखे होते हैं। टू फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एग्जिस्ट करती है, दे आर द रिपोर्ट फॉर्म एंड द अकाउंट फॉर्म। इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस टेंड टू हैव सिंपल बैलेंस शीट, लार्ज बिजनेस टेंड टू हैव मोर कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट। अब आपकी देखो भाई, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको देखना कितनी आपके पास एसेट्स है, कितनी आपके पास इक्विटी शेयर है, कितने आपके प्रेफरेंस लायबिलिटीज वगैरह जो भी है, ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलती है। और आपकी टू टाइप की बैलेंस शीट में बनती है, एक और बनती है आपकी सिंपल और एक बनती है आपकी कॉम्प्लेक्स। जो स्मॉल बिजनेस है वो सिंपल बैलेंस शीट का यूज करते हैं, और जो लार्ज बिजनेस है वो कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट का यूज करते हैं। मैंने सिंपल कॉम्प्लेक्स कब से आ गया? इसमें 2 फॉर्मेट थे ना बस, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ जी, तो हमारे यहाँ पे जस्ट सिंपल ही तो यूज होती है, टी फॉर्म वाली। तो वो, कॉम्प्लेक्स तो हाँ इंडिया टी में, फॉर्म वाली सिंपल है। जो कॉम्प्लेक्स है वो तो इंडिया में यूज ही नहीं होती। हाँ यस मैम, वो इंडिया IFRS में के वो अकॉर्डिंग यूज अदर होती है, ठीक है कंट्रीज मैम। में यूज होती होगी, हमारे इंडिया में जो सिंपल वाली है जस्ट वही, जिसको आप हॉरिजॉन्टल वाली यूज करें ना, वो वाली टी फॉर्म वाली। यस मैम। एक साइड हमने सारी हमारी जितनी भी एसेट्स थी वो हमारे इस साइड लिख दी हमने, जितनी भी लायबिलिटीज थी, जितने भी हमारी कैपिटल थी वो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। यस मैम, कॉम्प्लेक्स वाले में सारा एसेट और लायबिलिटी एक ही साइड आता है नीचे, बस स्ट्रेट हाँ, लाइन में। उसमें सारा एक ही साइड आता, तो वो इंडिया में यूज नहीं करते बेटे। वर्टिकल में वो आ गया ना, सारी ठीक है चीजें मैम। एक ही जगह उन्होंने ऊपर नीचे किया, और कुछ नहीं किया उसने, बस ऊपर नीचे किया। उसमें हम साइड में कर रहे थे टी फॉर्म में, एक साइड ही साइड लिख दी, एक साइड ही साइड लिख दी। हाँ मैम, मैंने देखा वो। तो उसका एक स्पेसिमेन आप लिख देना बैलेंस शीट का, एक स्पेसिमेन आप बना के आ जाना अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। वैसे तो आएगा नहीं बैलेंस शीट का क्वेश्चन। 4 नंबर में भी नहीं मैम? हाँ बेटा, कब
पेडागोजी एनालिसिस कैसे करेंगे ये भी एक बार बता दो। पेडागोजिकल एनालिसिस में बेटा कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उसमें क्या होता है आपका, ये जस्ट क्या बता रहा है इस बुक में। देखो राम, मैंने आप लोगों को जब ये पढ़ाई थी इकोनॉमिक्स, जब बताया था ना, आपको पहले तो जस्ट वो करना है, जो आपको टॉपिक दे दिया उसके बारे में बताना है पहले, ठीक है। उसके बाद आप पेडागोजिकल एनालिसिस में कुछ पॉइंट लिखने हैं, उनको एलोबरेट करना है। अब देखो वो पॉइंट क्या क्या लिखोगे आप लोग। कहाँ गया भाई, आपकी इस बुक में नहीं दे रखा, वो मैंने एसएसटी वाली बुक से आप लोगों को करवाया था। इसमें तो जस्ट टॉपिक के बारे में ही बता रखा है। नहीं मैम, हमारे वाले में ना कॉमर्स वाले में सिर्फ पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में ही बताया गया, बाकी टॉपिक्स नहीं। या इकोनॉमिक्स वाले में अगर आपके पास इकोनॉमिक्स उसमें स्टेप बाय स्टेप आपने सब कुछ बताया। अच्छा, इकोनॉमिक्स वाले में दे रखा है। यस मैम। देखो बेटा, जब आप पेडागोजिकल एनालिसिस करते हो तो हमें क्या है, उसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। मान लीजिए आपका ये जीएसटी वाला टॉपिक ही आ गया, ठीक है, जीएसटी वाला टॉपिक आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जीएसटी के बारे में बताओगे, आप सारा टॉपिक उसके बारे में खुल के बता दोगे। उसके बाद पेडागोजिकल एनालिसिस में आपको 4 पॉइंट लिख लो। सबसे पहले तो आप कंटेंट एनालिसिस करते हो, नोट डाउन कर लो कंटेंट एनालिसिस। दूसरा लिखना है आपको ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मेशन। उसके बाद तीसरा लिखना है आपको टीचिंग मेथड। एंड फोर्थ लिखना है आपको इवैल्यूएशन। जब आप पेडागोजिकल एनालिसिस करोगे तो आपको ये 4 स्टेप लिखने हैं। पहले तो कंटेंट एनालिसिस करोगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन करोगे, फिर आप टीचिंग मेथड, या और उसके बाद टीचिंग मेथड में जो भी स्किल है, मटेरियल वगैरह है, वो सारी चीजें यूज करनी है, और उसके बाद चौथा करना है आपको इवैल्यूएशन, ठीक है। अब जैसे हमने ये टॉपिक पढ़ा यहाँ पर कैश बुक का, ठीक है, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग ले लो या ट्रेड के अकॉर्डिंग ले लो, जीएसटी ले लेती हूँ क्योंकि जीएसटी का आपका, ओ बाप रे, शिल्पी क्या करेगी आज पढ़ के, ठीक है। तो आपने जीएसटी लिया, जीएसटी के बारे में बताया पहले, जीएसटी क्या होता है, कब से इंट्रोड्यूस किया गया आपका जीएसटी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को बोलते हैं, और ये कहाँ कहाँ पे 2017 में या 19 में ऐसे में ही आया था ये, इसमें पूरा देख नहीं रखा। पहले क्या था, अलग अलग चीजों पे अलग अलग टैक्स लगता था, फिर गुड्स एंड इन्होंने मर्ज करके एक टैक्स बना दिया जीएसटी, ग्रोस, ये आ गया आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी बना दिया, इसके बारे में लिखोगे। फिर है आपका पेडागोजिकल एनालिसिस में कंटेंट एनालिसिस बनाओगे आप इसका, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस में आप लिखोगे कि जो भी हमारी इसमें है विषय वस्तु, जो भी एजुकेशन में जो भी एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसका एनालिसिस किया जाता है। तो उसका एनालिसिस हम इस प्रकार करेंगे कि हमें जीएसटी के बारे में बताइए। पहले तो कंटेंट एनालिसिस में आप लिखोगे जीएसटी का महत्व, जीएसटी का क्या औचित्य है, जीएसटी की क्या सिचुएशन एट प्रेजेंट, जीएसटी में कैसे वृद्धि हो रही है या घट रहा है, ये वाला जीएसटी की क्या है, आपस में हमें क्या है, कंपैरिजन वाली बात आ गई। तो ये पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं कंटेंट एनालिसिस में, यानी कि जीएसटी से ही रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपको इसमें बना देने हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज। इसमें आप जो आपने क्वेश्चन बनाए थे ना कंटेंट एनालिसिस में, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आपको करना है। जैसे आपने पहले में बताया कि जीएसटी का महत्व, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में बताएंगे कि यहाँ पर हमारा उद्देश्य है बच्चों को जीएसटी के महत्व के प्रति समझ उत्पन्न करना है, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि जीएसटी क्या होता है। उसके बाद क्या है आपका, आपने देखा था कि जीएसटी की हिस्ट्री क्या है, आपने क्वेश्चन बना दिया दूसरा, तो आप बिहेवियर चेंज या ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में बताओगे कि यहाँ पर हमारा उद्देश्य है बच्चों को जीएसटी की
जो भी उसका हिस्ट्री है उसको समझाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपने बताया सिचुएशन ऑफ जीएसटी, और कंटेंट इसमें कंटेंट एनालिसिस में तो आपने सिचुएशन ऑफ जीएसटी लिखा, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में आप लिखोगे कि हम बच्चे को जीएसटी की क्या है, सिचुएशन ऑफ जीएसटी क्या है उसके बारे में समझाएंगे। बात समझ में आई कि कंटेंट एनालिसिस में आपको जो टॉपिक दिया गया है, देखो अगर आपको मान लो एक टॉपिक के ऊपर पेडागोजिकल एनालिसिस करना आ जाए तो पहले आप टॉपिक को समझाओगे, वहां पर टॉपिक क्या होता है उसके बारे में सारा, उसके बाद पेडागोजिकल एनालिसिस में आप 4 टॉपिक लोगे, 4 पॉइंट लोगे, कंटेंट एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन, थर्ड वाला लोगे आप टीचिंग मेथड, और फोर्थ वाला लोगे इवेल्युएशन, ठीक है। तो जीएसटी का पहले मैंने जीएसटी का लिया, उसका पूरा फुल फ्लैश बता दिया, जीएसटी कब से लागू हुआ, क्या क्या हुआ, सारी चीजें यहाँ पे बता दी। उसके बाद कंटेंट एनालिसिस में आप 2-4 क्वेश्चन तैयार कर लोगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे कि बच्चे के अंदर इसकी समझ उत्पन्न करना चाहते हैं, इसका उद्देश्य बच्चे के अंदर इसका मीनिंग क्लियर करवाना है, इसके अंदर बच्चे को ये समझाना है कि जीएसटी में कैसे कैसे एसजीएसटी लगता है, कैसे आईजीएसटी लगता है, ठीक है। एसजीएसटी होता है स्टेट का जीएसटी, ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आईजीएसटी होता है आपका इंटरनेशनल जो जीएसटी होता है, ठीक है, वो वाला। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुए, कंटेंट एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन, ठीक है। जूली क्लियर हुए बेटे? हाँ जी राम, यस मैम। बोलो। जीएसटी और ये जो टॉपिक है ना आपके सेम ही इकोनॉमिक्स में है बेटा। मेरे को ना आवाज आपकी क्लियर सुनाई नहीं दे रही राम, या तो आप थोड़ा तेज बोलो। नहीं ठीक है मैम, कुछ नहीं मैम, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है थर्ड पॉइंट में आप देखते हो टीचिंग मेथड। इसके बाद टीचिंग मेथड में आप देखोगे कि मान लो जीएसटी का ज्ञान कराने के लिए बच्चे क्या होंगे, सक्षम होंगे। उसके बाद जीएसटी से रिलेटेड हम बच्चों से क्या है, जीएसटी के ऊपर एक निबंध भी लिखवा सकते हैं, कोई उसको पैराग्राफ लिखने को भी दे सकते हैं। बच्चों का जीएसटी के ऊपर क्या है, हम या तो लेक्चर मेथड से समझा सकते हैं, या बच्चे की क्या करवा सकते हैं, जीएसटी के ऊपर डिबेट प्रतियोगिता करवा सकते हैं, ठीक है, डिबेट करवा सकते हैं बच्चे का। फिर क्या है, हम बच्चे को क्या है, चार्ट की सहायता से भी हम बता सकते हैं जीएसटी कि जीएसटी इतने टाइप का होता है, आईजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, और इसमें ये टैक्सेस को इनको मर्ज किया हुआ है जीएसटी के अंदर, ठीक है। तो इसमें पढ़ाने का तरीका कि किस तरीके से हम बच्चे को समझाएंगे, वो टीचिंग मेथड और स्किल इसके अंदर हमने डालनी है। उसके बाद आता है आपका नरेशन ऑफ इवेल्युएशन प्रोसीजर। लास्ट में आपको इवेल्युएशन करना होता है। इवेल्युएशन में आपको कई टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनाने हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो जीएसटी, तो सबसे पहले हम ऐसे टाइप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपका जीएसटी के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो जीएसटी के बारे में पूरा लिख दो भाई, या फिर ये बताइए कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस को शामिल किया गया है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया इसके ऊपर। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बनाओगे आप, 2 नंबर के ऊपर क्या बना सकते हो, राइट द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, किस साल में ये बनाया गया जीएसटी, ऐसे करके छोटे क्वेश्चन बना दोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप बनाओगे, फिलअप बना दिए आपने, ट्रू फॉल्स में बना दिए क्वेश्चन। तो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी आप ट्रू फॉल्स बना सकते हो उसमें, कि जीएसटी भारत में खालिस्तान ईयर से लागू किया गया, ठीक है, जीएसटी में खालिस्तान टैक्स को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आ गया आपका ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और उसके बाद मैच इट वाले। बस ये इवैल्यूएशन में दे रखा आपका पेडागोजिकल एनालिसिस के फॉर्म में। तो समझ में आया पेडागोजिकल एनालिसिस कैसे करना है? ठीक है मैम। ठीक है, आज तुम्हारी मैं एक क्लास और ले लूं 15-20 मिनट के बाद। यस मैम, ले लो। कितनी देर की मैम?
अरे भाई जितनी देर की हो कितनी जाए, देर की? आधे घंटे की ले लूं। अभी कंटिन्यू रखते हैं मैम। अभी कंटिन्यू तुम्हारा ओवरलोड हो जाएगा। मैम फिर मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा ना, मुझे जाना था कहीं, अच्छा जाना अर्जेंट है था। कहीं, चलो ठीक है। बेटा अब ये मेरे को बताओ, पेडागोजिकल एनालिसिस का कंसेप्ट हुआ क्लियर यस यस मैम। मैम। कि किस तरीके से आपको लिख के आना है? ठीक है, तो आपका ठीक है। जो सेकंड यूनिट थी उसमें सबसे पहले तो यही था कि जो टर्मिनोलॉजी दे रखी है बुक कीपिंग की, अकाउंटिंग की, बिजनेस मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, इनके बारे में बताना है। फिर आपके क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस बनाना है आपका इन टॉपिक के ऊपर, कैश बुक के ऊपर, ट्रेड, एडवर्टीजमेंट, बैलेंस शीट और जीएसटी, इन टॉपिक के ऊपर। तो पेडागोजिकल एनालिसिस आपको पता लग गया। मान लो जो भी टॉपिक आ गया उसका पहले आपको डिफाइन करना है उस टॉपिक के बारे में, फिर आपको वो जो 4 पॉइंट बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर अगले में समझाना है, तीसरे में फिर आप टीचिंग मेथड बताओगे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं इस टॉपिक को समझाने से रिलेटेड, लास्ट में आप क्या करोगे, उसका इवेल्युएशन बनाओगे। ठीक है, उसके बाद मैम लेसन प्लान मैं करवा चुकी हूँ, दोबारा नहीं करवाऊंगी। मैम निकल मैंने गया। एक चीज पूछना है। हाँ बेटा बोलो। मैं कह रहा था मैम, ये जो पेडागोजिकल एनालिसिस है, ये 5 टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें से प्रीवियस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कौन सा है, आप इसमें से बता सकते हो कुछ? प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग तो देखो बेटा, एक तो प्रीवियस एग्जाम में सिर्फ ये दे रखा था, एक तो लेसन प्लान के बारे में पूछ रखा था, ठीक है, और इनमें से जस्ट पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में पूछ रखा था, टॉपिक नहीं दे रखा था कोई। या फिर मैं ऐसा करूंगी कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर अभी देखा नहीं है, ठीक है, देख के बताती हूँ, कल वाली क्लास में बताऊंगी। ठीक है मैम, या ठीक फिर है। आप उस पे देख लो ना, एमडीयू की साइट पे देख लो। ठीक है मैम, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल बता दूंगी मैं देख के। अब जैसे ही क्लास खत्म होगी ना तब मैं नेट पे चेक कर लूंगी। ठीक है मैम। कहो तो अभी निकालूंगा, फिर टाइम लगेगा। नहीं नहीं मैम, क्लास कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद देखो भी, आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट है, लेसन प्लान, किसी को कोई दिक्कत है? लेसन प्लानिंग जो आपने सेम मैंने आपको करवा रखे हैं, आपने इकोनॉमिक्स का भी बनाया होगा, उसी टाइम बोल दिया था जो जो कॉमन टॉपिक है वो एक ही साथ करवाऊंगी, बार बार नहीं करवाऊंगी। अब करें यूनिट 3 स्टार्ट। कल मैंने 2018 का खोला है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कोप ऑफ टीचिंग कॉमर्स, अकाउंटेंसी का मीनिंग, सेकंड यूनिट में से। थर्ड यूनिट में से आपका स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, और फोर्थ यूनिट में से है इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आ गई आपकी फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में एक तो क्वेश्चन दे रखा आपका ब्लूम टेक्सोनोमी का, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वैल्यू ऑफ टीचिंग कॉमर्स, दोनों में से कोई एक करना है। सेकेंड यूनिट में आपको दे रखा है एडवर्टीजमेंट के बारे में समझाइए और उसका पेडागोजिकल एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद इसके अगेंस्ट क्वेश्चन दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान के बारे में लिखना है आपको सारा। उसके बाद है आपका थर्ड यूनिट में कैरिकुलम क्या होता है, इसकी प्रोसेस, डिजाइनिंग, कैरिकुलम का ही लिखना है आपको सारा। और इसके अगेंस्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट। ठीक है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन बनानी है, और एक लेसन प्लान यहाँ पे आपको प्रिपेयर माइक्रो लेसन प्लान बना के दिखाना है आपको। उसके बाद फोर्थ यूनिट में बेटा आपका एक तो CCE के ऊपर लिखना है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, और इसके अगेंस्ट क्वेश्चन दे रखा आपको व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट, डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो ये था आपका 2018 का पेपर, नोट कर लिए? यस मैम। अब मैं आपको नेक्स्ट ईयर का पेपर और खोल रही हूँ, उसका बताती हूँ। अरे भाई तुम्हारी क्लास कहाँ गायब हो गई?
मैम हम लोग यहीं पे हैं। ये मिनिमाइज नहीं होती क्या क्लास? मैम हो जाती है, आप होम स्क्रीन पे प्रेस करो ना, होम स्क्रीन। होम टेक्स्ट बुक क्या होती है भाई? देखो, जो प्राचीन समय था उसमें सारी की सारी वर्बली होती थी। आज हम जो पढ़ रहे हैं तो हम पहले अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं, और टेक्स्ट बुक में क्या होता है, हमारा सारा का सारा सिलेबस डिफाइंड होता है पहले, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें यूनिट्स में डिवाइड कर दिया होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक क्या है, हमारा नॉलेज प्राप्त करने का एक साधन है। जस्ट मैम इसमें सेकंड, बाहर से करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो राम? मैम कॉमर्स वाली बुक में ये वाला सेकंड पॉइंट भी नहीं है पूरा ही, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये तो जो तेरा टेक्स्ट बुक वाला है ना, इसका उसमें भी मिलेगा यूनिट्स के अंदर। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन टीचर, एक रूपता लाने के लिए, अगर मान लो बुक नहीं होती तो कोई कुछ कहीं से कुछ लिख के लेके आता, कहीं कुछ से लेके आता, तो क्लास में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए भी टीचर्स को क्या है, टेक्स्ट बुक से पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद है टू मेकअप फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ वेरी टैलेंटेड टीचर, वेरी टैलेंटेड टीचर, कम प्रतिभा वाले अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए। मान लो कोई टीचर को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वह भी क्या है, टेक्स्ट बुक में से देखकर पढ़ा सकता है बच्चे को, इसलिए भी हेल्पफुल होती है। जिसको कम एक्सपीरियंस है, मान लो जो फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर रहा है, तो टेक्स्ट बुक से पढ़ाते पढ़ाते उसको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो लेक्चर मेथड है उसकी लिमिटेशंस को दूर करती है, क्योंकि लेक्चर मेथड में हम सिर्फ सुनते हैं, तो जो सुनी हुई चीजें हम भूल जाए तो हम टेक्स्ट बुक में वो चीजें देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे फैक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। हाँ जी बेटे। मैम शिल्पी को बोलिए माइक ऑफ कर लेने के लिए। वो रोज रोज ही ऐसे माइक कर रहते दो बेटे। हैं, रोज ये सेम चीज बोलनी पड़ती है इन्हें। उसके बाद है हेल्पफुल इन गिविंग एग्जामिनेशन, एग्जाम देने में आपकी हेल्प करती है। मान लो क्लास में टीचर ने जो पढ़ाया है आप वो भूल जाते हो, लेकिन आप क्या टेक्स्ट बुक से पढ़ के अपना एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, टू कंप्लीट हैवी सिलेबस, आपका जो इतना बोझिल जो सिलेबस है उसको पूरा करने में भी आपकी टेक्स्ट बुक ही आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये थी आपकी टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंस या इसके एडवांटेजेस लगा सकते हो। इसके बाद क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस दी गई हैं। डिसएडवांटेजेस में बताया गया आपका लिमिट्स द फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, जो आपका स्टडी का एरिया वो लिमिटेड कर देती है। क्यों लिमिटेड कर देती है? आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप दूसरी जगह सर्च ही नहीं करोगे। उसके बाद एनकरेज द डिस्पोजिशन ऑफ क्रैमिंग, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। हाँ जी, अब अपनी बुक्स में से रट के पेपर दे आते हैं। एम्फेसाइज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज को ही एम्फेसाइज कर रही है। डिफेक्टिव मटेरियल, कई बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें क्या है, अच्छे से नहीं लिखा होता, जैसे तुम्हें अब लग रही है अपनी बालाजी वाली, है ना, जिसमें पूरा नहीं दे रखा। यस मैम। उसके बाद है नॉलेज अटेंड इज नॉट परमानेंट। भाई नॉलेज क्या है, ज्ञान स्थायी नहीं होता। तो पाठ्य पुस्तकों की उपस्थिति करके बच्चा करके सीखने की आवश्यकता नहीं समझता। वो क्या करता है, भाई बुक में दे दिया, रट लेंगे हम। तो जो बुक से लिया हुआ जो बुकिश नॉलेज है उसके ज्यादा टाइम तक उसके दिमाग में स्टोर नहीं रहती। जो चीज हम एक्चुअल में करके देखते हैं वो चीज स्टोर रहती है। ठीक है, उसके बाद है आपका स्टूडेंट डू नॉट रिमेन एक्टिव टुवर्ड स्टडी। स्टडी के प्रति क्या है, एक्टिव नहीं रहते। अगर मान लो आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, आप तो ढूंढोगे, एक्टिव रहोगे, आपको पता है बुक में है, भाई आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, ऐसे रहते हैं बच्चे का। ठीक है, तो ये इसकी क्या दे रखी है, लिमिटेशन दे रखी है। और दूसरा और दे रखे इसके, हमें एक टेक्स्ट बुक का चुनाव करते समय, सिलेक्शन करते समय क्या क्या क्राइटेरियाज देखने चाहिए। एक तो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, विद इलस्ट्रेशन, ऐसी बुक लगवानी चाहिए जिसमें इलस्ट्रेशन ज़्यादा दे रखे हो, जिसमें यूजफुल एक्सपीरियंस और एक्सरसाइज दे रखी हो, सिस्टमेटिक वे में थॉट दे रखे हो, गुड मेथड ऑफ टीचिंग हो, जिसका प्रिंटिंग छपाई अच्छी से हो, साइज जो फॉन्ट साइज है वो अच्छा हो। तो ये इसने क्या है, एक अच्छी टेक्स्ट बुक के लिए दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका,
टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक का तो हो गया। बिजनेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? बिजनेस डॉक्यूमेंट वे फाइल होती हैं जो प्रोवाइड कराती हैं आपको कंपनी से रिलेटेड इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस के बारे में, या कंपनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। बिजनेस डॉक्यूमेंट में बी डिजिटल, ओकरिंग एज इलेक्ट्रॉनिक फाइल, में बी फिजिकल फॉर्म, रिटन और प्रिंटेड, तीनों फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, आपकी प्रिंटेड भी हो सकती है। दूसरा आपकी क्या है, इसमें आपके बिल वगैरह भी इसके अंदर शामिल होते हैं, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर आपकी क्या है ऑनलाइन उस पर भी ये हो सकती है, पीपीटी की फॉर्म में या पीडीएफ की फॉर्म में भी आपकी ये हो सकती है। आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट में आपके इनवॉइस हो सकते हैं, बिल हो सकते हैं, ऑर्डर लेटर हो सकते हैं, ऑर्डर सीट हो सकती हैं, क्रेडिट नोट हो सकते हैं। ठीक है, लेटर, इनवॉइस, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है? बिजनेस डॉक्यूमेंट के अंदर आती है। Business document are critically to a company efficiency and productivity. Without them, many business would struggle to function. कुछ काम करने के लिए स्ट्रगल करता है तो वो क्या करता है, कंपनीज ऑल्सो यूज देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट, अपनी जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, उनको आगे फर्दर डिसीजन के लिए यूज करती हैं। ठीक है, ऑफिस के ईमेल आ गए, मेमोरेंडम आ गए, ये भी बिजनेस डॉक्यूमेंट में होते हैं। ठीक है, कंपनी को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने क्लाइंट्स को, तो वो ईमेल के जरिए, लेटर के जरिए देती है। तो ये जो कन्वर्सेशन हो रही है ये भी क्या है, आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट कहलाता है। इम्पोर्टेंस अब आगे दे रखी है इसकी, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट, ईमेल एंड मेमोरेंडम, लेटर, रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ईमेल दे दिए, मेमोरेंडम दे दिए, जो भी कोवर्कर हैं वो ईमेल के जरिए इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। लेटर, आपने कोई भी लेटर बना के रिटर्न फॉर्म में दे दिया, रिपोर्ट दे दी आपकी कोई भी कंपनी की। ठीक है, ट्रांजैक्शंस के कोई भी डॉक्यूमेंट है कि कितनी पेमेंट करी है, कहाँ पे क्या हुआ है, क्या सामान आया है, उसका डॉक्यूमेंट दे सकते हो। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपकी टैक्स की रिपोर्ट आ गई, आपने कोई भी बिल्स पे किया है, बैंक की स्टेटमेंट आ गई, तो ये सारे क्या है आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है बेटे, समझ में आया? यस मैम। उसके बाद है न्यूज़पेपर। राम, तुम तो ऐसा करना, तुम्हारे तो पेपर यही होने हैं ना सांपला में, तो एमडीयू का तो ये होता है कि आपका पहले 3 पेपर जो कंपलसरी होते हैं ना, वो वाले हाँ जी। होते हैं।